तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, संस्कृत का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर पूछा गया है कि गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, और पहला चैप्टर गद्य। अब गद्य के जितने भी जो ये चैप्टर है पहला, इसके जितने महत्वपूर्ण गद्यांश है वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि संस्कृत में देखिए 2 गद्य पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृत में 2 गद्य पूछा जाता है। एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको कितना अंक मिलेगा? 7 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चैप्टर के इस गद्य खंड का संदर्भ हिंदी में अनुवाद जितने भी चैप्टर होंगे उस चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि जानते हैं कि लिखना असंभव है, क्योंकि इतना सारा है कि मैं कितना लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक से ही बता दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको अक्षर दिखाई देगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं छाट के रखा हूँ, उसको मैं बताऊँगा, आप लोग को नोट करना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन में एक पार्ट खत्म कर दूंगा। ठीक है, जैसा आज गद्य पूरा जितना भी टाइम लगे आज गद्य खत्म कर दूंगा, इसी तरह कल दूसरा का पार्ट का सारांश है उसको खत्म कर दूंगा, फिर तीसरा पद खंड के संदर्भ हिंदी में व्याख्या, इसी तरह सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो देखिए पहला चैप्टर आपका है कवि कुल गुरु कालिदास। इनका जो ये पहला ही जो ये गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसको आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ। कोई थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगे। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है स्टूडेंट, ब्राइटनेस थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि अब दिखाई दे रहा होगा साफ लोगों को। देखिए, पहला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस गद्यांश को पहला आप नोट कर लीजिए। देखिए 2013-2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये गद्यांश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियाना मुकुटमणि अस्ति, न केवल भारत देशे अपितु समग्र विश्व योत्कृष्ट कविषु स एकतमोस्ति तस्यान्वधा कार्दीय कौमुदी देश देशांतरेषु प्रतिष्ठास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देवाड़ी मलकुड़न स न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कविर्तीय सर्वेराद्रियंते। ठीक है, थोड़ा संस्कृत में लेकिन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद संदर्भ आप लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, देखिए विशेष लिखा है कि इस पाठ के शेष सभी गद्यांश के लिए भी यही संदर्भ प्रयुक्त होना। मतलब इसका कहना मतलब कि इस चैप्टर के जितने भी मैं मोस्ट गद्यांश बताऊंगा जो इसमें संदर्भ होगा यही होगा। ठीक है, और देखिए प्रसंग लिखा है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की प्रशंसा की गई है। इसके बाद अनुवाद आपको डालना है। अनुवाद कह रहा है कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुटमणि है, अर्थात श्रेष्ठ हैं। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपनी कवि कर्म कविता से देवाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे केवल भारतवर्ष के ही कवि नहीं अपितु विश्व के रूप में सभी उनका आदर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ये पहला जुगद पूर्ण रूप से क्या हुआ, कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो ये पहला क्लियर हो गया। अब हम इसी चैप्टर के दूसरे गद्य की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए दूसरा गद्य आ गया। दूसरा गद्य यह है, ठीक है, कि कवि कालिदासीय जन्म स्थान विषेपि नैकमत्यमस्ति एतावान केवरस्य महिमामस्ति यत् सर्वे एव स्वदेशीय साधयन्तु तत्परा भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीरोद्भव त मन्यन्ते वडवासिनिश्चित बण्डेस्यम् अस्ति तावन्यपि समीक्षवर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जैनीय लब्धजनियासित उज्जीन प्रतीय कवे सतीयष्टनुराग एतन्मन्त पुष्टानि।
फुसलाती। ठीक है, तो देखिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए तो मैं इस पे बता रहा हूँ जो आपको शुद्ध रूप से आपको दिखाई दे। ठीक है, देखिए 2011, 12, 15 पूछा गया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर साल का तो यहाँ पूरा लिखेगा नहीं। ठीक है, कुछ चुनिंदा वर्ष लिख दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो कम से कम देख के जाना ही आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे इसमें? प्रसंग। अब प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के जन्म के विषय में प्रचलित विभिन्न मत और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर इसके बाद अनुवाद। ठीक है, अनुवाद में क्या लिखेंगे इसका कि कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर के निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं और बंगाल के निवासी बंगाल देश में उत्पन्न हुआ। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गद्यांश। इस गद्यांश को आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पर। चलिए इसी चैप्टर के और मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश जो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसी चैप्टर के जो मोस्ट गद्यांश है इसको आपको देखकर जाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। 2011, 2020 में पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट तो एक बार देख के जाना आपको कि कालिदास्य नवन ओ मेसालानिया प्राज्ञाया उन्मीलन तस्य कृतिषु नास्ति कस्य चित्तसुदीय परोक्षम। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशल प्रदर्श्य सर्वान्तिनागतान कविनीतिस्य रघुवंश कुमार संवच तस्य महाकाव्यद्यम मेघदूतम ऋतु संहारसत खंडकाव्य मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतल नाटकानि सन्ति तत्र रघुवंश नाम महाकाव्य कविलकुरुव सर्वातिशयायिनी कृतरस्ति अस्मिक महाकाव्य दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इच्छाकु वंशावंत सभूतान नृप्तिनाम व दानरिपुण मस्ती है। तो ये देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रसंग क्या लिखेंगे इसका? प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुवाद। कालिदास की नए नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में से नहीं, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष अप्रसिद्ध कथन है। इसके बाद इसी में आपको लिखना है यहाँ पे कि संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखाकर वे अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके रघुवंश और कुमार संभव में 2 महाकाव्य मेघदूतम और ऋतु संहार 2 खंड काव्य मालवीय कानिमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से प्रारंभ करें अग्निवर्ण तक इसे इच्छावकु वंश में उत्पन्न राजाओं की उदारता का वर्णन करें। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका विद्या क्वेश्चन है। देखिए विद्या क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। चलिए ये तैयार हो गया। आप देखिए इसी चैप्टर की ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2011-17 में पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट आप लोग को। ठीक है, एक बार देख के कि वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कविरस्ती एकत स्तरीय कृतिषु काव्यचित्तगुणना समाहारदृश्य अपरश्यत भारतीय जीवन पद्धति सर्वाधिष्टम तत्र राजाते काव्यतोर कर्तृष्टता तस्य काव्यसु मानवनम सुच्छानुभूति न मिन्द्रनु कस्यापि सहृदस्य चित्वार्वर्जियु पारयति प्रकृतिरपि स्वजड़त्व विहाय सर्वत्र मानव सचरिवाचरिति। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्या लिखेंगे आप लोग? प्रसंग।
प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की रचनाओं के माधुर्य और आकर्षण की चर्चा की गई है। अनुवाद में वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारत कवि हैं। एक और जहाँ उनकी रचनाओं में काव्य के लिए उचित गुणों का समावेश दिखाई देता है, तो दूसरी ओर उनके भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति इंद्रधनुष किसी भी इंद्र को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह काव्यों में मानव की सच्चाई के समान आचरण करती है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। चलिए इसी चैप्टर के देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको, ठीक है। इसमें कम से कम बहुत सारा दिया है स्टूडेंट, ठीक है। कम से कम आपको 15-16 दिया है, ठीक है। तो कम से कम आपको 5-7 तो क्लियर करके ही जाने होंगे, समझ रहे हैं। कह रहा है कि इसको देखिए, रघुवंश कालिदास रघुवंशीय चित्रण तथा करोति तथा भारतीय जन जीवन योषदान दर्शना सम्यग दीर्घदर्शन भवेत। रघुकुलजा राजान प्रजाझेमाय बलि महारन मितसेन भाषण से सदा सत्यनिष्ठा आसन यशस्कास्मास्ते दत्तंत प्राणानतीय त्रयंतु सदैवोदता अभवन केवल संत्यर्थित गृह मेधिनो बहुबु सेव्य विद्यार्जनम यौवने रजन वार्धक्यो मुक्त अर्थ मुनिवादरचण तेसा व्रतमासित बाल वृद्धविनीतांदिना यथाचरण बालिदास काव्य निरूपित तत्वर्षा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूप मेव। तो इसको आपके तुम तैयार करके जाना स्टूडेंट लिख के, ठीक है। आप देखिए अब करना है इसको प्रसंग एक प्रस्तुत गद्यांश में रघुवंशी राजाओं के आचरण का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुवाद लिखना आपको कि रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन का श्रेष्ठ आदर्शों का भली प्रकार का वर्णन हो सके। रघुकुल में पैदा हुआ राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए कर टैक्स लेते हैं। परमित और सदी हुई वाणी बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ होते हैं। यश की इच्छा करने वाले उसके लिए प्राणों को छोड़ने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। संतान के लिए ही वे गृहस्थ धर्म वाले होते हैं। बचपन में विद्या प्राप्ति है, युवावस्था में भी लोग वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका धर्म था। बालक वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वो सभी प्रकार के भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है। तो देखिए इस प्रकार आप जाके यह आपका गद्य क्लियर होता हुआ स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इस चैप्टर के लास्ट गद्य की ओर बढ़ चलते हैं। यह रहा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है कि दंतु सम्यक वक्तु शक्यते यत्र नैतिकाचरणस्य नैतिकाश्चते मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति कदाचित् एवपि दृश्यते यत् परेषा कल्याण कुर्वन् मनुष्य स्वीया हानिमपि कुर्वते एवविध नैतिकाचरण विविष्ट महत्वपूर्ण च मन्यता परेषा हित नैतिकत्याय प्राणभूतत्वतम, ठीक है। तत्वम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रसंग पूर्वतरणीय, ठीक है। जो प्रसंग इसका था उसी तरह इसका भी प्रसंग आपको लिख देना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यह जो है यह जो गद्यांश मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वहाँ से तो उसका कहानी खत्म हो गया। तो पहला चैप्टर था आपका क्या, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यह था कवि कुलकुल कालिदास। यह जो मैं पद्यांश आपको गद्य बता रहा हूँ गद्य ये किसका है, नैतिक मूल्यायनी का है। किसका, नैतिक मूल्यायनी स्टूडेंट, ठीक है। नैतिक मूल्यायनी और नैतिक मूल्यायनी में दो महत्वपूर्ण है। आपको ये पहला आपको जो दिखाई दे रहा है 2012, 16, 17, 19 में पूछा गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिकीय प्रतिष्ठा विवर्धते मानव कल्याण से नैतिकता आवश्यकीय नैतिकतेव व्यक्ति समाज से राष्ट्रीय से विश्व से कल्याण कुरुते नैतिकीताचरण मनुष्य त्याग तप विनयतस्य न्यायप्रियता एवं मिडपीय मानवीय गुण उद्पत्ति नैतिकत्या मनुष्य न्यायप्रणभ्य भिन्न जायते तदाचरणे व्यक्ति समाज से च जीवनम अनुशासित निष्कष्ट च भवति व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च सुमन्यावसरो लभ्यते समाज ईर्ष्या द्वेषल कलहादिद्योषभ्य
मुक्तो भवति। तो देखिए यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका चैप्टर नैतिक मूल्यानि चलने लगा, इसका ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारतीय संकलित नैतिक मूल्यानि के शीर्षक पाठ से उद्धृत है। विशेष इस पाठ के सभी गद्यांशों के लिए यही संदर्भ रहेंगे। अगर इसका भी लिखेंगे तो संदर्भ इसका वही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। चलिए प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया स्टूडेंट। अब आपको अनुवाद करना है तो अनुवाद में लिखिए, नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरों के भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कष्ट होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कला आदि दोषों से मुक्त होता है स्टूडेंट। ठीक है। तो ये आपका पहला गद्य है, ये दूसरे चैप्टर का नैतिक मूल्यानि का। नैतिक मूल्यानि का दूसरा गद्य जो अभी मैं बता रहा था आपको, इसको आपको नोट कर लेना, अभी मैं पढ़ा था इसको। ठीक है। प्रसंग उसको उसी तरह लिखना है। अनुवाद लिखना है कि यह तो अच्छी प्रकार कहा जा सकता है कि नैतिकता के आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करता हुआ मनुष्य अपनी हानि भी करता है। इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरों का हित नैतिकता का प्राणभूत तत्व है स्टूडेंट। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। चलिए अब दो मात्र इसके महत्वपूर्ण थे जो कि मैं बता दिया। अब तीसरा चैप्टर आपका चलने लगा क्या, विश्व कवि रविंद्र। ठीक है। विश्व कवि रविंद्र स्टूडेंट, इसके मात्र दो दिए हुए, एक आपको तैयार करके जाना। ठीक है। और वो कौन सा यह है, कह रहा है कि यहाँ पे सही कर देता हूँ। हाँ, दिया है कि आर्डगलवाड में काव्यधना शेक्सपियर वीय संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास एवं हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास एवं बड़ साहित्य कवींद्रो रविंद्र केना विदित स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पोपिषु रविंद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमास्ते इति सर्वे ज्ञायते एवं तस्य बहुनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लब्धेन न केवल मात्र सिस्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदान महत्वपूर्णमपितु रचनात्मक साहित्यकार्यत्यापि तस्य नाम लोकेषु सुविधानेषु में सर्वे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको तैयार करके जाना है। आप संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारतीय संकलित विश्व कवि रविंद्र शीर्षक पाठ से उद्धृत है। आप प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में कवि रविंद्र के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया गया है स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद आपको स्टूडेंट व्याख्या अनुवाद लिखना है। अनुवाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अनुवाद इसका यह होगा कि अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बांग्ला साहित्य में कविंद्र रविंद्र किससे अपरिचित हैं, अर्थात सभी लोगों ने उनका नाम सुना है। आधुनिक भारतीय कलाकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, यह सब जानते हैं। उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं। केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सबको विदित ही है। ठीक है, विदित ही है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुवाद है। तो इसको आपको विश्व कवि रविंद्र जी के में एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये दिया है क्या, आदि शंकराचार्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो 2020 में पूछा गया था। ठीक है, इसको अभी एक बार नज़र देख लीजिएगा, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि ये 2021 में आएगा। ठीक है, संदर्भ देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य भारती में संकलित आदि शंकराचार्य शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो इसको एक बार नज़र फेर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ मैं इस अनुवाद भी दिखा देता हूँ आपको स्लाइड करके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख के जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, कि देखिए कह रहा है कि शंकर केरल प्रदेश से मालाबार प्रांतीय पुड़ाख्याय नदास्ट्य स्थिति सकल ग्राम्य
अष्ट सिद्ध्यतीय धिय सप्त सदितम्य कृष्टावधय नवद्रुकुले जन्म लभे तस्य मित्रुनाम शिव गुरुराशित मातृस्य सुभद्रा शैशवादेशे शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसी 8 वर्ष देशीय सन्नपीय परम मेधावी असो वेदाष्टियो प्राणायामप दुदितवाते बाल्यकाले एवं तस्या पिता श्रीमान शिवगुरु पश्चात स्वमाप प्रीतिस्वा तस्यलवरिहित मात्रे लालित सच्यासो प्राकतन शंकरार्वणश्च जगत मायामयवत कासलस्य तत्ववसंधाने मन संस्कार प्रारूढ़ राज्य प्रभावत स प्रवस्थिति स्व पर परम स्नेह निर्भरता तदेकानस्य नान्योग्या दे दो लोक परित्य पर शंकर मातुर्नुप विना अप्रवज्या से मृत्यु न शासक। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रसंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट इसका कि प्रस्तुत गद्यांश में शंकर के जन्म हेतु उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने के वर्णन किया गया है। अनुवाद क्या लिखना आपको कि शंकर ने केरल प्रदेश में मलाबार प्रांत में पूर्णा नामक की नदी के किनारे स्थित सकल ग्राम में सन 788 ईस्वी में नंबूदरी कुल में जन्म लिया। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। बचपन से ही शंकर असाधारण प्रतिभा से संपन्न थे। 8 वर्ष की आयु के होते हुए भी यह अत्यंत मेधावी थे और उन्होंने वेद और वेदांगों को प्रावीणता प्राप्त कर ली थी। दुर्भाग्य से बचपन में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु मृत्यु को प्राप्त हुए। पिता के प्रेम से वियुक्त माता के द्वारा पालन किए गए उन्होंने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण संसार को माया से पूर्ण जानकर तत्वों की खोज में अपना मन लगाया। वैराग्य के उत्पन्न होने के कारण उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा की, परंतु अत्यंत स्नेह से पूर्ण एकमात्र पुत्र वाली माता ने आज्ञा नहीं दी। लोक की रीति पर चलने वाले शंकर माता की आज्ञा के बिना संन्यास स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सके। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यह है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। चलिए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण और हम गद्य देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2014-2020 में पूछा गया था। ठीक है, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। कह रहा है कि प्रत्या मानाने करूपाया सृष्टे अधिष्ठान व्रहा अदेत रूपमस्ती एत दस्ती विश्व बंधुत्व भावनाय विजम अस्या भावनाय पल्लवनेन न केरल एक राष्ट्रीय वृक्ष सर्वर्धते अपितु जाति क्षेत्रादिमूला उच्चवाचो भावरूपा षड्यर्था समूलोच्छिन्ना भवति। एतस्य राष्ट्रीय भावनाय पुष्ट्यर्थ स स्वदेशीय चत श्रीषु दिशु चरुणा वेदान पीड़ान स्थापनाचकार मैसूर प्रदेशो गृणरिपीर्ण पूर्वा गोवर्धनपीष्ट बद्रिकाश्रमे ज्योतिषपीष्ट द्वारिकास्य शारदापीष्ट सांप्रतमष्टीय राष्ट्रीय समुन्तेयो लोकहित साधनाय चात्यस्मत्स्य प्रचार्य अहर्निश प्रयतमानानी संति। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड होता है, पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ, आप लोग इसलिए इस पर बता रहा हूँ कि आपको स्पष्ट रूप से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए या तो कभी कभी बस इतना दे देता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आपको। देखिए प्रसंग क्या लिखेंगे इसमें। प्रस्तुत गद्यांश में शंकर के द्वारा अद्वैतवाद संबंधी प्रचार एवं राष्ट्रीय भावना के लिए 4 वेदांत पीठों की स्थापना के उद्देश्य के विषय में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अनुवाद कैसे करना आपको। आभासित होती हुई अनेक स्वरूप धारण करती हुई सृष्टि का
आश्रयभूत व्राह अद्वित रूप है। यह विश्व बंधुत्व की भावना का मूल है। इस भावना के प्रसार से केवल एक राष्ट्रीय रूपी वृक्ष ही नहीं बढ़ता है, अपितु जाति मूलक और स्थान मूलक उच्च नीच की भावना की संकीर्णता जड़ से नष्ट हो जाती है। इस राष्ट्रीय भावना की पुष्टि के लिए उन्होंने अपने देश की चारों दिशाओं में 4 वेद पीठों की स्थापना की। मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पृष्ठ, पुरी में गोवर्धन पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ में, द्वारक में शारदा पीठ अभी राष्ट्र की उन्नति के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए अद्वैत मत के प्रचार में दिन रात प्रयत्नशील है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसको देख के जाना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके नीचे है, इसको आपको तैयार कर लेना है कि निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायुरासीत किंतु तस्य कार्याणि अत्युत्कृष्टा भाष्य ग्रंथा अनेके मौलिक ग्रंथा अद्वैत सिद्धांतश्चन्यम अनुरक्ष स्मारयन्ति धन्य खलवस्यो महनीय कीर्ति जगत गुरु भवनाम शंकर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए प्रसंग आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में शंकर की विशेषता का वर्णन किया गया है। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि कम आयु के ही थे, किंतु उनके कार्य अत्यंत उत्तम भाष्य ग्रंथ, टीकाएं, अनेक मौलिक ग्रंथ और अद्वैत सिद्धांत इनके प्रेक्षण क्षण याद दिलाते हैं। वे पूजनीय महान कीर्तिशाली जगत गुरु भावना शंकर निश्चय ही धन्य। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। चलिए अब ये चैप्टर खत्म होता हुआ अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया संस्कृत भाषाया गौरवम। ठीक है, गौरवम, संस्कृत भाषाया गौरवम आ गया। ठीक है, अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह है आपका, इसको याद करके जाना आप लोगों को। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम कपिल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृता चेति सर्वैरपि प्रातः पाश्चात्य विदधि भरे क्वश्रेणोरुई क्रियते। भारतीय विद्या विशारदेस्तु संस्कृत नाम वेदु भागन्यवाख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गिरवाड़वाड़ीनीति नानमा संसद्र समानता। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें आपको लिखना है संदर्भ। ठीक है, अब संदर्भ किस तरह लिखना है, तब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्यखंड गद्य भारती में संकलित संस्कृत भाषायाम गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, आप देखिए जितने भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश होंगे सब में संदर्भ यही रहेगा। ठीक है, प्रसंग कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा की प्राचीनता और उसे देवभाषा होना बताया गया है। अब अनुवाद आपको लिखना है। अनुवाद में लिखिए संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में से प्राचीन, अत्यधिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, अत्यधिक मधुर है और सभी के मनों को हराने वाली है। ऐसा पूर्व भारतीय और पाश्चात्य से विद्वानों द्वारा एक स्वर में अस्वीकार किया गया है। भारतीय विद्वानों के द्वारा संस्कृत महर्षियों द्वारा देवी वाणी कही गई है। इस प्रकार मानी गई है संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी इस नाम से श्रद्धा के साथ मानी गई। स्टूडेंट ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, इसको 2020 में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अन्यासु भाषायु वाक्य सौजन्य प्रथम कृतु प्रयोगन पुनः अन्यास कारकाड़ा विन्यास पश्चात क्रिया स उक्ति कस्याचु भाषाय क्रियायः विशेषणागाना कारणश्च पश्चात प्रयोग किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति। एतादृशे कृपया नियमा यथा आसीत् पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्याम असेव वाक्यस्य विन्यास एवमपि भवति पुरा अयोध्याय दशरथो नाम राजा आसीत् यशोध्याय दर्शतो नाम राजा पुरा सहित इति वा कस्यापि पदस्य च कुत्रापि स्थान भवेत न कापि क्षतिः। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए प्रसंग आपको क्या लिखना है। प्रसंग लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत के वाक्य योजना की विशेषता का वर्णन किया गया है। अनुवाद आपको क्या लिखना है कि इस अनुवाद में
अन्य भाषाओं में वाक्य योजना में पहले कर्ता का प्रयोग, फिर दूसरे कारकों का प्रयोग, बाद में क्रिया का कथन होता है। किसी भाषा में क्रिया का प्रयोग विशेषणों और कारकों के बाद होता है, किंतु संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। जैसे आसित पुरा दशरथो नाम राजा, अयोध्या में प्राचीन काल में ही अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। इसी वाक्य की रचना ऐसी भी होती है कि पूरा अयोध्या दशरथो नाम राजा आसित, अथवा यशोध्या दशरथो नाम राजा पूरा आसित। ऐसी भी किसी भी पद का कहीं भी स्थान हो कोई हानि नहीं है। तो इस प्रकार आपको यह गद्य तैयार करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण और गद्य उसको देख लेते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, एक राय की संस्कृत बिना एकताया अखंडताया पाठ निरर्थक एवं प्रतिष्ठे। नेहरू महाभाग्यनापि स्वकीय आम आत्मकथा लिखित यत् संस्कृत भाषाया भारतस्य निधित्वस्य सुरक्षाया उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारतीय आपतितम् अस्माकं पूर्वजन्म विचार अनुसंधाननीय चास्यमेव भाषाया संदेह स्वसंभ्यताय धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहासीय संस्कृतश्च सम्यबोधस्य संस्कृतस्य ज्ञान परमावश्यकमस्ति केनापि कविना मधुरमुक्तं भवति। भारत संस्कृत रक्षणं प्रतिदिन यया सुरभाषाया सकलवाजनीय भुवि ऋतु बुद्धजनने सतत ही समादृश्य तथा भूताया अस्य भाषाया पुनरभ्युदय भारतीय पुनरपि सतत यत्नीयम। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश में भाषा की सुरक्षा, उसका ज्ञान और उसका अभ्युदय करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया गया है स्टूडेंट। इसके बाद अनुवाद आपको लिखना है। संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ व्यर्थ ही प्रतीत होता है। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ पड़ा है। हमारे पूर्वजों के विचार और खोजे इसी भाषा में है। अपनी सभ्यता, धर्म, राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति की इच्छा तरह ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। किसी कवि ने अपनी मधुर वाणी में कहा कि जिस संस्कृत भाषा के द्वारा प्रतिदिन भारत की संस्कृति की रक्षा होती है, पृथ्वी पर वह सभी भाषाओं की जननी, ऐसा विद्वान में सुना है। निश्चय ही वह निरंतर आदर की योग्य है। ऐसी इस भाषा के पुनरुत्थान के भारतीयों फिर से निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। चलिए ये चैप्टर आपका खत्म होता हुआ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी का जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं गद्य दिखा देता हूँ, इसको नोट कीजिए कि गौर कांतिमय वपु धवल परिधानम गले लंबित मुतरीय शीर्षीय ध्व लोसड़ीम ललाटे कुडकुम गर्भित्व वल चंद्र चंदन तिलक धवले चौपानो हो। एतत्सर्व मदन मोहन मालवीय भारतीय चारित्र्य से हृदय से च विमलत्व निर्दयती अस्मक वस्तु भारतीय संस्कृति में इसमें रूपायित जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित मदन मोहन मालवीय शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए विशेष इसमें से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट और जितने भी गद्य बताऊंगा सब में संदर्भ यही रहेगा, ठीक है। चलिए प्रसंग देखिए। प्रसंग में है कि प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी की वेशभूषा के विषय में बताया गया है और अनुवाद करना है स्टूडेंट आपको कि प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी की वेशभूषा के विषय में बताया गया है। ये तो प्रसंग है। अनुवाद देखिए। गोरा कांति युक्त शरीर, सफ़ेद वस्त्र, गले में लंबा साफा, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, मस्तक व कुमकुम युक्त सफ़ेद चंदन का तिलक, सफ़ेद जूते सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र और हृदय का पवित्र को बतलाते थे। वास्तव में भारतीय संस्कृति इनसे सहार हो गई थी।
ठीक है। भारतीय संस्कृति से साकार हो गई थी, यह इनका अनुवाद है स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट यह है, ठीक है, इसी चैप्टर के, इसको नोट कीजिए। मदन मोहन मालवीय प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे एवं संस्कृत पाठशाले जाता संस्कृत अध्ययन वाल्य एवं तस्य मानसीय भारतीय दर्शचरितान कृत्य भारतीय संस्कृति से कृत्य वाहार्द समझायत। स्मृति पुराण महाभारत भारतीय ग्रंथानाम अनुशीलनेन भारत देश प्रति तस्य हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना दुष्पन्ना प्राणी नामदर्शिन स काम्यस अस्म। अतः बाल्यकाले एवं तस्य हृदय देशभक्ति मानव सेवा मानव जीवन संभ्यावृतस्य बीजान्यवंतानि जतानि यानी काले विकसित भूतानि फलितानि। ठीक है, अरे फलितानि। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका प्रसंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी की शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आदर भावना का वर्णन किया गया है। अब अनुवाद देखिए, अनुवाद के लिए थोड़ा इस तो करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए मदन मोहन मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रयाग की ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृत के अध्ययन से बचपन से ही उनके मन में भारत के आदर्श चरित्रों और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा आदर उत्पन्न हो गया था। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि ग्रंथों के अध्ययन से भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे दुख से पीड़ित प्राणियों को दुख नाश करना चाहते थे, अतः बचपन में ही उनके हृदय में देशभक्ति मानव सेवा और मानव जीवन की उन्नति के बीज बोए गए थे, जो समय आने पर विकसित और फलित हो गए स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यह है। ठीक है, अब इसको आपको नोट करना है, 2019 में पूछा गया था स्टूडेंट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय अध्यापकों स्वभावतः पत्रकार कर्म चानुष्ठितवान परमस संतुष्टि शांति च नालभत देशे परतंत्रेण तस्य मन वृष मदुयुत कथवा देशो पारितंत्रे श्रृंखला मुच्छ्विच स्वतंत्र भविष्यति इति चिंता चिन्हित सन मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्त कर्मणि संलग्नो जात हिमगिरिमिव तस्य तुंग मनोदृश्यता महात्मा गांधी त महात्मा इत्यावोचत। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए प्रसंग आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में मालवीय जी के विभिन्न कार्यों को संलग्न में होने तथा उनके महात्मा की उपाधि प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अनुवाद क्या लिखेंगे। मदन मोहन मालवीय अध्यापक हो गए, पत्रकारिता भी की, परंतु उन्होंने संतुष्टि और शांति नहीं मिली। देश की परतंत्रता से उनका मन बहुत दुखी हो गया। यह देश परतंत्रता की जंजीर को तोड़कर किस प्रकार स्वतंत्र होगा, यह चिंतन करते हुए मालवीय जी अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से अलग होकर मातृभूमि को मुक्त करने में संलग्न हो गए। हिमालय की तरह उदात्त उनके निश्चय मन को देखकर महात्मा गांधी ने उनको महात्मा कहा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह मदन मोहन मालवीय जी के अब खत्म होता हुआ दो ठे। अब न्यू चैप्टर आ गया आपका लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक देखिए स्टूडेंट, इसके महत्वपूर्ण गद कह रहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र युद्ध से प्रमुख सेना निस्वन्यन्तम आसीत् बाल इति वास्तविक तस्याभिधानम पितुर्भिधानम गड्डाधर इतु पश्चात तिलक एवच बाल गंगाधर तिलक इतु संपूर्णानंद किंतु लोकमान्य अनिरुद्धेनास्य विशेष प्रसिद्ध यदस्य जन्म नाम केशव राव आसीत् तदापि लोकस्त बलवंतराय इतु भिज्ञाय
एवं ज्ञातवान। ठीक है, अब संदर्भ लिखना है इसमें कि प्रस्तुत गातावरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित लोकमान्य तिलक शीर्षक से पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब देखिए प्रसंग लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गातावरण में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम पढ़ने पर कारण बताया गया स्टूडेंट। ठीक है, अब अनुवाद स्टूडेंट इसका लिखिए। अनुवाद है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम से विद्वान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। उनका बाल वास्तविक नाम था। पिता का नाम गंगाधर और वंश तिलक था। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक यह पूरा नाम था, किंतु लोकमान्य के यह से विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि इनका जन्म का नाम केशव राव था, तथापि लोग उन्हें लवंत राव के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य ये है कि बाल गंगाधर तिलकस्य बालकालोत्तिष्ठेन व्यतीत यदा स 10 वर्ष देशीय भूतो तदा 10 जननी परलोक गता पोस्ट 100 वर्ष देशीयो यदा 10म्या कक्षायां द्वितीय अस्मक तदा प्रीतिहीनो जातो शिशु एवं नाना बाधोभितो षोडदन्त्य नास्त्यजत्य विद्यास्तु कदापि तस्य धैर्य चालयन्तु न शशाक। अस्मिन् वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा सुमित्रणा इत्थं जीवन प्रारंभादेस्व सर्मेयम भूत। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका हमको क्या देखना है, प्रसंग और व्याख्या सब देखना है। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में तिलक जी के प्रारंभिक जीवन के संघर्ष में होने का वर्णन किया गया। इसके बाद अनुवाद कि बाल गंगाधर तिलक का बाल्यकाल अत्यंत कष्ट से बीता। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनकी माता परलोक सिधार हो गई थी। 16 वर्ष के जब यह 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब यह पिता से विहीन हो गए। इस प्रकार अनेक बाधाओं के आने पर भी उन्होंने अत्यंत अध्ययन नहीं छोड़ा। वितरूपीय वायु कभी उनके धैर्य को नहीं डिगा सकी। इसी वर्ष उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार उनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण था स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट और गद्य देख लेते हैं जो कि 2012, 14, 20 में पूछा गया था कि बाल्यकाला देवाय पठने कुशाग्रो बुद्धि स्वकाक्षस्य सर्वोत्कृष्ट ग्राणिरासित संस्कृत गणितस्य प्रिय विषयो आस्माक छात्रावस्थान यदा अध्यापक गणितज्ञ प्रश्न प्रतिष्ठाको लेखु तुमादि संते तदा स कथ्यंस्य स्मक की पट्टियाकालम लेखने मुख्योन्यतम वादिष्यामि। स गणितस्य कठिन प्रसन्ना मौखिक में वमर्त परीक्षाय पूर्व क्लिष्ट प्रसन्ना समाधानम करोत। 10वें वर्षे शिशु संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्ति प्रादेश्यर्थ। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए प्रसंग क्या लिखेंगे इसका है कि प्रस्तुत गद्यांश में तिलक जी की कुशाग्र बुद्धि होने के वर्णन किया गया है। अब अनुवाद लिखना पड़ेगा कि बचपन से ही यह पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि और अपनी कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्था में जब अध्यापक इन्हें गणित के प्रश्न पट्टी स्लेट पर लिखने के लिए आज्ञा देते थे तब वे कहते थे स्लेट पर लिखने से क्या लाभ, मैं मौखिक ही उत्तर बता दूंगा। वह गणित के कठिन प्रश्नों को मौखिक ही उत्तर बता देते थे। परीक्षा में वह पहले कठिन प्रश्नों को हल करते थे। 10वें वर्ष में इस बालक ने संस्कृत में नए श्लोक रचने की शक्ति प्रदर्शित कर दी थी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट और है उसको देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए यह है कि अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्ध गीतारस्य नाम गीताया कर्मयोग प्रतिपादक नवीन भाष्य रचितम कर्यसु कौशलमेव कर्मयोग गीता तमेव कर्मयोग प्रतिपाद्यते। अत्र सर्वे जना कर्मयोगिनी स्युः इति तेन उपदिष्टं कारागारात् विभूत्य देशवासिभिः अभिनन्दन्ति तदन्तरे स होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान् इत्यं पुनः देशवेशाय संकलनभूत।
अब देखिए प्रसंग कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में कारावास के समय में तिलक जी के द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन किया गया है। अनुवाद क्या कर रहा है स्टूडेंट कि यहीं पर निर्वासन के समय में उन्होंने गीता रहस्य नाम का कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाला गीता का नया भाष्य रचा। कर्म में कुशलता ही कर्मयोग है। गीता उसी कर्मयोग का प्रतिपादन करती है, अतः सभी लोगों को कर्मयोगी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। कारागार से छूटे हुए उनको देशवासियों ने अभिनंदन किया। इसके बाद वे होम रूल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। इस प्रकार पुनः वे देश सेवा में लग गए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव के मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य देख लेते हैं। जैसे कि पहला गद्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुरु नानक स्वपित्रारेक एवं पुत्र आसीत्, अत्रस्य जन्मना हृदादिस्य तवान भुवन्त्यो स्नातिसेन तस्य लालन पालन च क्रियवान्तो बालकालदेशे तस्मिन् बालके लोकत्र गुणा प्रकटिता अभवत्। रसीय कांकीय एपोविशेष्य नेत्र निर्धिमील्य क्रियस्त ध्यातुमीय दृश्यते स्म। ठीक है, अब इसका संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत एक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्यखंड गद्य भारती में संकलित गुरु नानक शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक है, अब प्रसंग लिखना है। इस गद्यांश में गुरु नानक देव के जन्म व बचपन के विषय में बताया गया। ठीक है, अनुवाद क्या लिखेंगे कि गुरु नानक अपने माता पिता के इकलौते ही पुत्र थे, अतः उनके जन्म से उन दोनों को अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अत्यंत स्नेह से उनका लालन पालन किया। बचपन से ही उस बालक में अलौकिक गुण प्रकट हो गए थे। एकांत में अकेले ही बैठकर दोनों नेत्रों से आधे खोलकर कुछ ध्यान करते से दिखाई देते थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, इसको आपको स्टूडेंट नोट कर लेना किसी की मत। चलिए इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और गद्य देख लेते हैं। दूसरा गद्य जो 2015 में पूछा गया था लेकिन बहुत मोस्ट है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एकता स स्नाय नदी प्रति सेव केनेकन स प्रतिस्थित स्वर स्थितादनीय सेवकाय समर्थ्य स नदाम वर्णित बहुकाले व्यतीते स न किस्क्रांत स्तंता तस्य सेवक त नदाम निमगण नित्यानुमाय गृह प्रति निवित्य वृतमिंद सर्वान् श्रावस्ते सर्वे विस्मिता तदिरहताप संताप्ताः परम का गतिरीन चिंतयन्तो सर्वदा स्तम्भा जाता तस्य भगिनी नानकीय तु न विश्वसित स्मक संसार गराजनवतु जगतीय यस्य यनिक अथवा व नदी जले निम्नगणो भवेदित्य तस्य दृष्टो विश्वास आसीत्। अब चलिए स्टूडेंट इसका प्रसंग देख लेते हैं। अब प्रसंग इसका स्टूडेंट यह है कि प्रस्तुत गद्यांश में गुरु नानक के जीवन से संबंधित उस घटना का वर्णन किया गया है जिसमें वे नदी में विलुप्त हो गए थे। इसके बाद अनुवाद लिखना है। एक बार वे नानक स्नान करने के लिए एक सेवक के साथ नदी की ओर गए। अपने वस्त्र आदि सेवक को देकर वे नदी में उतर पड़े। बहुत समय बीतने पर जब वे नदी लौटे तब उनके सेवक उन्हें नदी में डूब गए ऐसा अनुमान करके घर लौटकर सबको यह समाचार सुनाया। सब विस्मित होकर उनके विरह के दुख से दुखी हुए, परंतु क्या किया जाए ऐसा सोचते हुए सभी तरह से अवाक रह गए। उनकी बहन नानकी ने तो विश्वास नहीं किया कि संसार सागर से लोक का उद्धार करने के लिए संसार का जिसका जन्म हुआ वो कैसे नदी के जल में डूब जाएगा, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे गुरु नानक के चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट अब यहाँ पे गद्य समाप्त होता हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका दीनबंधु ज्योतिबा फूले। ठीक है, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। ठीक है, अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग गद्य देख लेते हैं जो कि यहाँ पे आपको उपस्थित मिलेगा, 2019 में पूछा गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा स्टूडेंट यह अस्य हृदय संत महात्मान प्रति बहुरुचि राशि तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नर नारी सर्वे समान सन्ति तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभिना विद्यते दलित जनामाश्च नेयार्थ महापुरुषो सद्य
सत्य शोधक समाजसम स्थापितवान अस्य सामाजिक सेवार्थे विलोय अष्टाशीत अधिकाष्टतमे ख्रीष्टाब्दे 1888 ईस्वी में मुंबई नगरस्य एका विशाल सभात महात्मा इत्युपादिता अडकृत्यान ज्योतिबा महादेयन ब्राह्मणपुरोहितेन विनैव विवाह संस्कारात्मकस्य अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात् मान्यता संप्राप्ता स तु बालविवाहस्य विरोधी यवच विधवा विश्वास्य समर्थक आसीत्। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग स्टूडेंट यह है कि इस गद्यांश में लेखक द्वारा ज्योतिबा फुले की रुचियों का ज्ञान तथा उनको मिली उपाधि द्वारा के विषय में चर्चा की गई है। अनुवाद क्या लिखेंगे? इनके ज्योतिबा फुले के हृदय में संत महात्माओं के प्रति अत्यधिक रुचि थी। उनके विचारों में भगवान के सामने स्त्री पुरुष सभी समान है और उनके बीच लघुता और श्रेष्ठता प्रकट करना अशोभनीय। दलितों और असहाय जनों के न्याय के लिए इसका महापुरुष ने अत्यशोधक समाज स्थापित किया। इनके सामाजिक सेवाओं कार्य को देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा इस उपाधि से अलंकृत किया गया। ज्योतिबा महादेव के द्वारा ब्राह्मण और पुरोहितों के बिना विवाह संस्कार कराया गया। इस संस्कार की मुंबई न्यायालय से मान्यता मिली। वे बाल विवाह के विरोधक और विधवा विवाह के समर्थक थे। इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट गद्यांश की ओर। और ये चैप्टर ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर आपका। इसके बाद ये पहला जो चैप्टर आपका था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको देख लेते हैं। दिया है अस्य स धर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत्। अत्र स नार्य अशिच्छेदुषु कटिबद्धासीत्। यथा स नार्य पाठयन्तु पारभद्वती तदेव दलित विरोधिनी उच्चास्वर विरोध प्रकटयन् उक्तवन यत् यका हिंदू नारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य सहित विरोध कर्तु शक्नोति। नारी जाते अपठन पाठन या धर्म विरुद्ध वर्तते। सावित्रीबाई यदा विश्वविद्यालय गच्छति तदा तस्योपरि मृत्तिका गोमय प्रस्तरखांड नारीच्छा विरोधिनी प्रच्छयन्ति स्म। स्वच्छ व्यंग बाणे अपीडयन तदापि स स्वकर्तव्य विमुखन सजात। अब देखिए इसका प्रसंग लिखना है। इस गद्यांश में ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई के स्वभाव और सामाजिक कार्यों का वर्णन किया गया। स्टूडेंट, अनुवाद क्या है? इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई इनके कार्यों से प्रभावित थी, अतः वे नारी शिक्षा के लिए कटिबद्ध थी। जब उन्होंने नारियों को पढ़ाना प्रारंभ किया तभी दलित विरोधियों ने उच्च स्वरों में विरोध प्रकट करते हुए कहा कि एक हिंदू नारी शिक्षक होने से समाज और धर्म का विरोध कर सकती है। नारी जाति का पढ़ना और पढ़ाना धर्म के विरुद्ध है। सावित्रीबाई जब विद्यालय जाती थी तब उनके ऊपर मिट्टी, गोबर, पत्थर के टुकड़े नारी शिक्षा के विरोध फेंकते थे और व्यंग बाणों से पीड़ित करते थे। तभी वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। ठीक है स्टूडेंट, अब यह पहला चैप्टर का पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ठीक है, पहला चैप्टर आपका जो ये था गद्य खंड का संदर्भ हिंदी में अनुपात पूर्ण रूप से मैंने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। बहुत ही देखिए संस्कृत था तो कुछ गलत वर्ड पढ़े गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड होता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ये पहला चैप्टर काम का कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे विशेष सूची में ये पहला चैप्टर कंप्लीट। इसी तरह कल दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको स्टूडेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।